हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 19 वीडियोस इस चैनल के ऊपर डाल चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 के डिस्कशन टॉपिक्स। मैं सारे टॉपिक्स जो आमतौर पे हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा, जिसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। सोशल मीडिया हैज़ फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म्ड हाउ वी कम्युनिकेट। सोशल मीडिया ने हमारा बातचीत करने का, लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का जो तरीका है, उसको बिल्कुल बदल दिया है। While it enables instant global connections, we are seeing concerning effects on attention spans and mental health. हालाँकि हम अपने दोस्तों से, जानकारों से जो दुनिया में कहीं भी रह रहे हों, उनसे एकदम बात कर सकते हैं, पर दिक्कत क्या हुई है कि इसकी वजह से हमारे अटेंशन स्पैन्स और मेंटल हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ा है। क्योंकि हम वीडियोज़, रील्स वगैरह ये चीज़ें देखते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी अटेंशन स्पैन जो है, वो कम हो गई है। अटेंशन स्पैन का क्या मतलब होता है कि कॉन्संट्रेट करने का जो हमारा समय है, वो कम हो गया। पहले हम 3 से 4 घंटे की मूवी भी आसानी से देख पाते थे, बट अभी क्या है कि 30 सेकंड की एक रील है, उस पे भी हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, हम स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो एक बुरी चीज़ हुई है, उसके अलावा हमारी मेंटल हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ा है। जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो कहीं न कहीं मेंटली दुखी रहते हैं, बिकॉज़ दे गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स जो उनकी लाइफ़ में नहीं है, और उसकी वजह से उनके माइंडसेट पे बुरा असर पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें हुई हैं जो बुरी हुई हैं। उसके बाद 20 years ago people had deeper face to face conversations. Now we often settle for quick digital interactions. आज से 20 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं होता था, तब लोग फेस टू फेस कन्वर्सेशंस करते थे, मिलके लोगों से बात करते थे ज़्यादा। पर अभी क्या हुआ है कि हम क्विक इंटरेक्शन कर लेते हैं वाया सोशल मीडिया। सपोज़ अगर किसी के साथ आपको बात करनी होती थी 20 साल पहले, आपको उनसे मिलना पड़ता था, या चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, या कॉल करनी पड़ती थी। बट अभी क्या है कि वो सेम जो बात आपने कॉल पे या मिलके करनी होती थी, वो आप एक मैसेज के राहीं उन्हें कह सकते हो, और आपको उनसे फेस टू फेस मिलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सो दैट इज़ द रीज़न कि हमारी जो कन्वर्सेशंस पे बुरा असर पड़ा है। दिस शिफ्ट सजेस्ट्स वी माइट नीड टू एक्टिवली preserve मीनिंगफुल पर्सनल कनेक्शंस इन आवर इंक्रीजिंगली डिजिटल वर्ल्ड। हमारा जो वर्ल्ड है, वो इंक्रीजिंगली डिजिटल होता जा रहा है, दिन ब दिन और डिजिटल होता जा रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो मीनिंगफुल कनेक्शंस है, कि लोगों के साथ मिलना, बैठना, उनके साथ कनेक्शन पर्सनल बिल्ड करना, वो अभी हो नहीं पाता, और उसे प्रिज़र्व करने की, उसे बचाने की हमें ज़रूरत है। इसके बाद है हमारा फैमिली एंड सोशल रिलेशनशिप्स के रिलेटेड टॉपिक्स। इसमें हम क्या कह सकते हैं, मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो थोड़ी-सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। द कांसेप्ट ऑफ फैमिली हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली इन मॉडर्न सोसाइटी। जो फैमिली का कांसेप्ट है ना, वो काफ़ी बदल गया है, काफ़ी इवॉल्व कर गया है इन मॉडर्न सोसाइटी, आज की सोसाइटी में। ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिलीज़ आर नाउ जस्ट वन ऑफ मैनी वैलिड फैमिली स्ट्रक्चर्स। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिली में लोग रहते थे, और अगर कोई अलग रहता था, पति-पत्नी अलग रहते थे, तो उन्हें बुरा माना जाता था। बट दैट इज़ नॉट द केस नाउ। अभी क्या है कि अगर पति-पत्नी और उनके बच्चे अलग रह रहे हैं, तो उसे नॉर्मल ही माना जाता है, पहले की तरह बुरा नहीं माना जाता। This evolution reflects broader social changes, including increased acceptance of diverse lifestyles and economic pressures that often require both parents to work. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अलग-अलग तरह का लाइफ़स्टाइल लोगों का अभी हो गया है, उसे लोग एक्सेप्ट करने लगे हैं। और एक चीज़ और पता चलती है कि पेरेंट्स के ऊपर, अभी दोनों पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है काम करने का, क्योंकि इकोनॉमिकली वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते अगर अकेला एक ही पेरेंट काम करे तो। सो वो भी हमें पता चलता है इस चेंज से जो आया है न्यूक्लियर फैमिलीज़ का। These changes have created both challenges and opportunities for how we define and maintain family bonds. इन चेंजेस की वजह से चैलेंजेस भी आ रहे हैं, और अपॉर्च्युनिटीज़ भी नहीं मिल रही हैं फैमिली बॉन्ड्स को प्रिज़र्व करने की, मेंटेन करने की। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सपोज़ करो 2 पेरेंट्स हैं, वो दोनों काम कर रहे हैं, 9 टू 5 अपनी जॉब कर रहे हैं, और उनके बच्चे हैं। सो दे वोंट बी एबल टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो उन्हें वो जो पेरेंटिंग की प्रोसेस है, वो आउटसोर्स करनी पड़ती है। बट पुराने समय में क्या होता था, बिकॉज़ ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स वाज़ वर्किंग, तो तब क्या होता था कि एक पेरेंट तो घर पे रहता ही था, और नहीं भी रहता था तो फैमिली में दादा-दादी, बाकी फैमिली होती थी जो बच्चों का ख़्याल रख सकते थे उतने समय के लिए। बट दैट इज़ नॉट द केस एनीमोर। अभी पेरेंट्स काम पे जाते हैं, और जो बच्चे हैं उनको नैनी या कोई स्कूल में डालना पड़ता है, जहाँ पे
बाकी लोग उनका ख्याल रख सकें। तो ये चेंजेस हुए हैं। एजुकेशन एंड लर्निंग की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या है कि एजुकेशन सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड आर ग्रैपलिंग विद द चैलेंज ऑफ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स दैट डोंट येट एक्सिस्ट। अभी देखो क्या हुआ है कि क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी से चेंज हो रही है, तो जो चीज़ें आपने आज से 5 साल पहले पढ़ी, हो सकता है वो आज की दुनिया में अप्लाई ही ना हो। इन दैट केस जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं दुनिया में सारे, उनको ये दिक्कत आ रही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या एजुकेशन दें, जो रेलेवेंट रहे। और कोई भी एजुकेशन रेलेवेंट नहीं रह रही, चेंज हो रही है, बार-बार दुनिया चेंज हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रेडिशनल एकेडमिक नॉलेज रिमेन्स इम्पोर्टेंट बट देयर्स ग्रोइंग एम्फसिस ऑन डेवलपिंग एडैप्टेबल स्किल्स लाइक क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिजिटल लिटरेसी। जो ट्रेडिशनल हमारी एकेडमिक नॉलेज है, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट एट द सेम टाइम अभी एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं, उनको इस हिसाब से डेवलप किया जा रहा है कि बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग, कि उनकी समझने की, उनकी लॉजिक लगाने की जो कैपेबिलिटी है, उसके ऊपर भी काम किया जाए एंड एट द सेम टाइम उन्हें डिजिटल लिटरेसी भी प्रोवाइड की जाए। डिजिटल लिटरेसी का क्या मतलब होता है कि ऑनलाइन वो खुद से चीज़ों को सीख सकें और डिपेंडेंट ना हो किसी डिग्री के ऊपर, किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ऊपर। अगर वो जो काम कर रहे हैं उसमें चेंजेस आ सकते हैं, तो वो खुद से भी पढ़ सकें जब वो जॉब कर रहे हैं। दिस शिफ्ट रिक्वायर्स ए कंप्लीट रीथिंकिंग ऑफ हाउ वी मेजर एजुकेशनल सक्सेस। तो इस शिफ्ट के कारण, जैसे हम पहले बोल देते थे कि सभी जो स्टूडेंट्स थे एक ही चीज़ पढ़ रहे थे, उसके बेसिस पे हम बता देते थे कि इसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, तो ये सबसे अच्छा स्टूडेंट है। बट उसके साथ-साथ अभी क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल लिटरेसी भी मैटर करती है, तो हमारा एजुकेशन को देखने का जो तरीका है, उसे मेज़र करने का तरीका है, वो भी चेंज हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंटल कंसर्न्स का क्या मतलब है कि जो भी सोसाइटी के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर बुरे चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाए, कैसे उन्हें टैकल किया जाए। सो इसमें क्या है कि एनवायरमेंटल चेंजेस रिक्वायर बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्शन। तो अगर एनवायरमेंटल चैलेंजेस जो हमें आ रहे हैं, उनको सही करना है, तो हमें बहुत इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक इंसान अगर कोई स्टेप लेता है और सोसाइटी स्टेप नहीं लेती, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या सोसाइटी स्टेप ले रही है और इंडिविजुअल स्टेप नहीं ले रहे, तो भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, दोनों को इकट्ठे चलना ही पड़ेगा। While personal choices like reducing plastic use matter, the most significant changes must come from systematic reforms in how industries operate. हालाँकि इंडिविजुअल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे जो हम चेंजेस करते हैं, जैसे प्लास्टिक का कंज़म्पशन हमने कम कर दिया, पॉलीथीन बैग की जगह जूट बैग हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, कपड़े का बैग हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। बट ज़्यादा मैटर क्या चीज़ करती है कि सोसाइटी के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स हो, लॉ के अंदर ऐसे रिफॉर्म्स हो, ताकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं, वही जहाँ पे मिसयूज़ हो रहा है रिसोर्सेज़ का, वहीं पे इतने चेंजेस आ जाएँ कि बाकी की चीज़ों का भी थोड़ा बहुत असर उसके साथ मिलके दिखने लगे। The complex interplay between economic growth and environmental protection creates difficult choices that societies must navigate. अभी दिक्कत क्या है? जैसे पॉलीथीन है, कई बार बोला जाता है कि आपने पॉलीथीन को नहीं यूज़ करना, उसके ऊपर बैन लगाए जाते हैं। बट फिर भी हमें देखने को मिल जाता है, तो मन में ये सवाल तो उठता है कि अगर गवर्नमेंट चाहती है कि पॉलीथीन बैग्स को हम ना यूज़ करें, तो फैक्ट्रीज़ जो बना रही हैं पॉलीथीन बैग्स, उनके ऊपर बैन क्यों नहीं लगा देती? उन्हें ही बंद क्यों नहीं कर दिया जाता? द रीज़न इज़ कि जो भी एनवायरमेंटल कंसर्न्स है, वो अपनी जगह पे है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है, जो हमारी पर्सनल फाइनेंशियल ग्रोथ है, वो अपनी जगह पे है। अगर हम बिल्कुल ही हर चीज़ पे बैन लगा देंगे जो हमारे लिए बुरी है, तो हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, वो भी कम हो जाएगी और उसमें भी दिक्कत है। तो गवर्नमेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। अगर वो इस साइड जाते हैं, अगर वो बैन लगाते हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आएगी। अगर वो बैन नहीं लगाते, तो एनवायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं वो बढ़ जाएँगे। तो दोनों का बैलेंस बना के उन्हें चलना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग की। अर्बन प्लानिंग इंक्रीजिंगली फोकसेस ऑन क्रिएटिंग सस्टेनेबल लिवेबल सिटीज़ रेदर देन जस्ट मैनेजिंग ग्रोथ। अभी अर्बन प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि जो सिटीज़ हम बना रहे हैं, नई सिटीज़ बना रहे हैं, वो प्लान के साथ बने। वो ऐसे ही ना बने कि किसी ने यहाँ पे घर डाल दिया, किसी ने यहाँ पे घर डाल दिया, वो गलत हो जाएगा। दे नीड टू बी प्लान्ड आउट। और बहुत एक अच्छा एग्ज़ाम्पल इंडिया में जो हमें देखने को मिलता है प्लान्ड आउट सिटी का, वो है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ काफ़ी दहाके पुरानी सिटी है, बट आज भी वो बहुत सुंदर,
बहुत प्यारी और बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिटी देखने को लगती है। तो वैसी ही चीज़ को हम अर्बन प्लानिंग बोलते हैं कि सोच के बनाना कि आगे जाके क्या हो सकता है। आज की जो अर्बन प्लानिंग है, वो पहले क्या था कि अर्बन प्लानिंग इस हिसाब से की जाती थी कि शहर में काफ़ी लोग रहने आएँगे और उसके हिसाब से घर बनाए जाते थे। बट अब की जो अर्बन प्लानिंग है, वो किस चीज़ पे फ़ोकस करती है? सस्टेनेबल और लिवेबल सिटीज़ पे। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिटीज़ जो खुद को सस्टेन कर सके, जो अपनी पानी की ज़रूरत, अपनी फ्रेश हवा की ज़रूरत, वो सब अपने से ही पूरा कर सके। और लिवेबल का क्या मतलब होता है? ऐसी सिटीज़ जहाँ पे अच्छे से रहा जा सके, कंजेस्टेड ना हो, आपको दिक्कत ना आए, सारी जो सहूलतें आपको चाहिए वो मिल सकें। This shift has highlighted tensions between development and preservation, affordability and luxury, and private versus public spaces. अभी ये शिफ्ट तो हम कर रहे हैं, बट इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ना फिर वही बैलेंस वाली बात आ जाती है। डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंट की जाए या प्रिजर्वेशन करी जाए। अगर हम डेवलपमेंट करेंगे तो घर बन जाएँगे, बिल्डिंग्स बन जाएँगी, बट जो वो एरिया नेचुरल एरिया वो खत्म हो जाएगा। अगर हम अफोर्डेबिलिटी करते हैं की तरफ जाते हैं, तो हमारी वो सुंदर जो सिटी अर्बन प्लानिंग हम करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएँगी। अगर हम लक्ज़री की तरफ जाते हैं, तो वो लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा। अगर हम प्राइवेट स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, तो पब्लिक स्पेसेस कम हो जाएँगी। अगर पब्लिक स्पेसेस ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो प्राइवेट स्पेसेस कम हो जाएँगी। तो वैसे जैसे हमने बात करी पहले एनवायरमेंटल कंसर्न्स पे, इसमें भी हमें बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत होती है। द सॉल्यूशंस ऑफन रिक्वायर बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट व्हाइल मेंटेनिंग कम्युनिटी कैरेक्टर। वही जो मैंने बात बोली कि बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत इसमें भी हमें दिखाई पड़ती है। इसके बाद है आर्ट्स एंड कल्चर। Art's role in society has evolved from traditional forms of expression to becoming a vital commentary on contemporary issues. अभी पहले आर्ट्स क्या होता था? किसी भी हम आर्ट की अगर बात करें जो पुराने समय का था, वो एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन होता था कि उसने कोई चीज़ फ़ील करी, वो लिख दी, वो बोल दी, वो बना दी। जैसे कोई कवि है, उसे कोई फ़ीलिंग आई, उसने लिख दी, वो उसकी कविता हो गई। बट अभी वैसा नहीं है। अभी आर्ट ने एक और फॉर्म ले लिया है कि जो भी हमारे आस-पास के इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर भी हम लिखते हैं, उसके ऊपर भी बोलते हैं, उसके ऊपर भी बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैव डेमोक्रेटाइज्ड आर्टिस्टिक क्रिएशन, अलाउइंग एनीवन टू बिकम ए क्रिएटर। क्योंकि अभी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे स्मार्टफ़ोन्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, उनकी मदद से कोई भी बंदा जो है, वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन अपना दे सकता है, आर्ट बना सकता है। एआई की मदद से आप कैसी भी फ़ोटो बना सकते हैं, बस उसे बता के कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए। ये पहले नहीं था, पहले क्या था कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, सीखना पड़ता था आर्ट क्रिएट करने के लिए, अभी वैसा नहीं है। तो डिजिटली चेंजेस आ गए हैं। मीम्स की अगर हम बात करें, वो भी एक तरह का आर्ट ही है अगर देखा जाए। पर उसके लिए हमें ज़्यादा सीखना नहीं पड़ता। कोई भी जो टेम्पलेट चल रहा है, उसे उठा के हम अपनी बात रख सकते हैं। This democratization raises interesting questions about the nature of artistic value and cultural preservation. अभी क्योंकि हर बंदा आर्ट क्रिएट कर सकता है, तो आर्ट की जो वैल्यू है, उसके ऊपर हम सवाल उठा सकते हैं कि यार ये वाला जो आर्ट है, ये जो मीम है, क्या इसकी भी उतनी ही वैल्यू है उस चीज़ के मुकाबले जो किसी ने सीख के, समझ के अपने हाथों से बनाई है? ऑफ़ कोर्स ऐसा नहीं होगा कि जो ऑनलाइन हमें चीज़ मिल रही है उसकी उतनी वैल्यू हो, जो हाथ से बनी है। बट फिर भी थोड़ा-सा सवाल तो इस मुद्दे पे उठता है कि आर्ट की क्या वैल्यू है आज के समय में? वर्क एंड करियर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि द नेचर ऑफ वर्क इज़ अंडरगोइंग रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जो काम करने का तरीका है हमारा, वो भी रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन से जा रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। रिमोट वर्क, ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर रीशेपिंग ट्रेडिशनल करियर पाथ्स। रिमोट वर्क का क्या मतलब होता है कि आप कहीं और काम करते हो, पर कहीं और से काम कर रहे हो। सपोज़ मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले लो, मैं अभी कैमरा के सामने बैठा हूँ, अपना लैपटॉप लेके और आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लासेस जॉइन करनी है, तो आप सीधा मेरे से कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन ही जॉइन कर सकते हो, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ थी, ये पहले पॉसिबल नहीं थी, अभी ये चीज़ पॉसिबल है। उसके बाद ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या होता है कि पहले जो काम हाथों से हमें करना पड़ता था, वो हम रोबोट से, मशीन से करवा सकते हैं। उन्हें ऑटोमेट करके कि एक मशीन होगी, एक रोबोट होगा, वो बार-बार एक ही चीज़ करता जाएगा और जो हमारा काम है, वो आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमने देखा है कि आज के समय में ऐसी ऐप्स, ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी हैं, जो हमारा काम
कर देती हैं, हमें बस उन्हें बताना होता है कि आप ये कर दो और वो करके हमें दे देती हैं। दिस एवोल्यूशन डिमांड्स कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडॉप्टेशन, सजेस्टिंग दैट द कांसेप्ट ऑफ अ सिंगल लाइफ लॉन्ग करियर माइट बिकम ऑब्सोलीट। क्योंकि ये इतने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं और बार-बार हो रहे हैं, थोड़े-थोड़े समय बाद हो रहे हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो एवोल्यूशन हो रही है, ये डिमांड करती है कंटीन्यूअस लर्निंग की। जो इंसान लगातार सीखता रहेगा, वो आसानी से अडॉप्ट करता रहेगा इन चेंजेस से। और जो पहले होता था कि आपने डिग्री करी और एक जॉब ले ली और सारी उम्र आप वही जॉब करते रहो, वो चीज़ अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो आपने सीखा था आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 5 साल पहले भी, वो अभी एप्लीकेबल है नहीं, तो आपको सीखते ही रहना पड़ेगा। उसके बाद है हमारी ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चंस। इनमें हम थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स आर बीइंग रीइमेजिन्ड टू प्रायोरिटाइज़ सस्टेनेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। ट्रांसपोर्टेशन के जो हमारे सिस्टम्स हैं, वो अभी सस्टेनेबिलिटी और एफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए एनवायरनमेंट को, और जितना वो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज़, उतना हमें प्रोवाइड भी करें वैल्यू। उसके बाद एफिशिएंसी क्या होता है कि कम रिसोर्सेज़ यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट देना। कि हम क कम, जैसे हम पहले पेट्रोल यूज़ करते थे, अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी कम यूज़ होती है इन कंपैरिज़न टू पेट्रोल, और कम नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। While personal vehicles dominated 20th century planning, future cities might prioritize public transit, cycling infrastructure and pedestrian spaces. जबकि हम 20 सेंचुरी की बात करें तो वहाँ पे क्या था कि प्राइवेट व्हीकल्स जो थे उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाता था कि लोगों ने कारें ही चलानी है, बाइक्स ही चलानी है। बट अभी क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सिटीज़ की प्लानिंग की जाती है कि कहाँ पे बस चलेगी, कहाँ पे ट्रेन चलेगी, कहाँ पे ट्रेन चलेगी, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा साइक्लिंग की जगह और पेडेस्ट्रियन चलते लोगों के लिए भी अलग से जगह बनाई जाती है, ताकि इन चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा फ़ोकस कर सकें। जो नई सिटीज़ बन रही हैं, जो पुरानी हैं, वो तो वैसे हैं। दिस शिफ्ट रिफ्लेक्ट्स चेंजिंग एटीट्यूड्स अबाउट अर्बन लिविंग एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो चेंजेस आ रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि लोग अर्बन लिविंग और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अब ज़्यादा सोच रहे हैं पहले से कंपैरिज़न। लास्टली हम बात करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन की। इसमें क्या है कि ग्लोबल फूड सिस्टम्स आर एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेंट चेंज ड्रिवन बाय हेल्थ कॉन्शियसनेस, एनवायरमेंटल कंसर्न्स एंड कल्चरल एक्सचेंज। ग्लोबल जो फूड सिस्टम्स है, जो खाने के हमारे सिस्टम्स बने हुए हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? एक तो हेल्थ कॉन्शियस लोग ज़्यादा हो गए, पहले अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते थे, अभी ज़्यादा रखना शुरू कर दिया है। एनवायरमेंटली वो ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हमारा जो खाना हम खा रहे हैं, उसका एनवायरनमेंट के ऊपर कितना असर पड़ रहा है या कितना नहीं पड़ रहा, उसके बारे में भी लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है। और कल्चरल एक्सचेंज से भी हमारे फूड के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर असर पड़ा है। सपोज़ करो आप नॉर्थ से हो और आप साउथ इंडिया जाते हो, वहाँ जाके आप साउथ इंडिया का खाना ट्राई करोगे, उनका कल्चर ट्राई करोगे, तो थोड़ा-सा जो चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, वो साउथ इंडिया से आप नॉर्थ इंडिया आके अपने घर पे भी बनाओगे। अगर आप साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आते हो, तो ऐसा आपके साथ भी होगा। तो ये जो चीज़ें हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं हमारे फूड सिस्टम्स के ऊपर। ट्रेडिशनल डाइट्स आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल क्यूज़ीन, व्हाइल न्यू टेक्नोलॉजीज़ लाइक वर्टिकल फार्मिंग आर चेंजिंग हाउ वी प्रोड्यूस फूड। जो ट्रेडिशनल हमारी डाइट्स हैं, जो हम ट्रेडिशनली खाना खाते हैं, अपने रीजन्स में वो खाना खाते हैं, उन पे इंटरनेशनल जो खाना है, उसका असर पड़ रहा है और दोनों का मिक्स होके नई चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा और नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, जैसे वर्टिकल फार्मिंग। पहले होती थी हॉरिज़ॉन्टल फार्मिंग कि एक लैंड हमने लिया सीधा, उसके ऊपर हमने फार्मिंग करी। बट अभी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई है जिसमें हम वर्टिकल फार्मिंग कर सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं उनके साइड पे हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो उनकी वजह से भी हमारा जो फूड का ग्रोथ है, जो आउटपुट है, वो थोड़ा बढ़ गया है। डिफरेंट तरीके से हमने फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। These changes raise important questions about preserving cultural food heritage while embracing innovation. तो ये जो सारे चेंजेस आ रहे हैं, उससे हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारे कल्चरल फूड है, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है, क्या हम उसे प्रिजर्व करें या इनोवेशन जो नए चेंजेस आ रहे हैं उनको हम एक्सेप्ट करें और नई चीज़ों को ट्राई करें। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगले लेसन में हम देखेंगे पार्ट 3 के रिस्पॉन्स स्ट्रेटजीज के बारे में। वो देखने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो। थैंक यू।